से पहले काउंटडाउन 50 डेज टू गो। 50 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने पहले भी अर्ज रखी थी, बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए, इस निज़ाम के लिए और इस पूरे खत्ते के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पहुंचे हैं पेशावर कोर हेडक्वार्टर और वहां उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, चार्जशीट थी इमरान खान के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के खिलाफ और सबसे बढ़कर सुहेल अफरीदी के खिलाफ। जी हां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट, इसका स्ट्रक्चर, इसकी टाइमिंग, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था और फिर डीजी आईएसपीआर साहब ने कोई लगी लिपटी भी नहीं रखी, वाज़े अल्फाज में कह दिया कि उन्हें किसी सूरत भी सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है। ये अहम व्लॉग है। कोशिश करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, असल में टॉप जनरल्स आसिम मुनीर साहब और उनके दोस्तों का एक मुकदमा है, एक चार्जशीट है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के खिलाफ। यही चार्जशीट इन्होंने लेकर आगे चलनी है। यही वो तमाम इल्ज़ामात हैं जिनसे हर रोज़ आपने और हमने निपटना है। इसलिए कोशिश करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर पहलू पर, जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, उन पर खुलकर बात करें। इन्होंने डीजी आईएसपीआर साहब ने क्या कहा और हमारा जवाब क्या है, क्योंकि वहाँ तो वो किसी को सवाल नहीं करने देते, जो करता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। आज तो बल्कि टाउट सहाफ़ियों को साथ लेकर गए थे, सवाल लिख कर दिए गए थे, तय किए गए थे वो सवालात कि आपने सवाल क्या करने हैं। इसलिए हमने सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने पेशावर से बहुत बेहतरीन सवाल भी किए, वो भी आपको सुनवाएंगे। इसे कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के साथ इंसाफ हो और क्विकली रैप अप करें इस व्लॉग को, कोई बहुत लंबा भी ना करें। इसे जुड़े रहिए और पूरे तहम्मुल से, पूरे मैं ये कहूँगा कि मगन होकर इस व्लॉग को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, एंटरटेनमेंट गारंटीड। अब चलते हैं ज़रा, फील्ड मार्शल साहब वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा पेशावर आने का मेरा मकसद केपीके के गयूर अवाम के दरमियान बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अहाता करना। मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ मुल्क की सलामती भी बेची जाती है, यहाँ हर चीज़ बेची जाती है अपने इंटरेस्ट के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो कब से दहशतगर्दी के खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन डीजी आईएसपीआर को आज याद आया वहाँ आना, क्योंकि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देना किसी सूरत भी। इसलिए टाइमिंग ऐसी है। और अब आप याद कीजिए, क्योंकि जाहिर है दहशतगर्दी के खिलाफ जब हमारी अफवाज नबर्द अज़मा है, हमारे अफसरान और अहलकार शहीद हो रहे हैं, जो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, तो ये पाकिस्तान के दिफा की बात है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के दिफा को अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, जो हम भी करते हैं। शोहदा हमारा भी मान है, हमारा भी इज़्ज़त है, एहतराम है। हम भी उनके साथ अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और हमारा दिल भी अश्कबार है जब वो शहीद होते हैं। ऐसे ही है जैसे हमारे अपने भाई, हमारे अपने बेटे हों, हम सबको उन पर फ़ख्र है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी शहादतों को जो आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे हमें भी तकलीफ़ होती है। बहरहाल डीजी आईएसपीआर साहब ने सबसे पहले कहा कि जो 2024 का साल था, उसमें 14,535 फौजी ऑपरेशन किए गए। डीजी साहब, कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया आपने? मुझे लगता हवा ज़्यादा भर दी। कल अता तारड़ आए थे, वो तो ऐसी स्टेटमेंट्स दें। आज वैसे आपकी ऐसी स्टेटमेंट से ऐसे ही लग रहा था आज फौजी किस्म के अता तारड़ साहब आए हुए हैं, क्योंकि आज लग रहा था कि फौजी अता तारड़ हैं, वो सिविलियन अता तारड़ थे। 14,535 ऑपरेशन, अगर इसको डिवाइड करें 365 दिन पर, तो ये मेरा ख्याल है कुछ 40 ऑपरेशन फी दिन बनते हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? थोड़े देख लें, इसके ऊपर नज़रसानी कर लें। अब अगर गाड़ी स्टार्ट की है उसको भी हमने ऑपरेशन कह देना है तो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रहा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, शहादतें हो रही हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने कल ही बात की कि हमारी ऑफिसर टू जो सिपाही रेशो है शहादत की, वो भी बड़ी हाई है, या वन ऑफ द हाईएस्ट जो साइड है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें है। मतलब हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उसकी कोई तहकीर नहीं करने की कोशिश कर रहा, तज़हीक करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन 14,535 ऑपरेशन एक साल में, हर रोज़ 40 ऑपरेशन, ये कुछ ज़्यादा हो गया। आगे चलते। उन्होंने सबसे पहले पढ़ते लेते ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्यूज़ कर दिया और ये कहा कि यहाँ जानबूझकर दहशतगर्दों को पनाह दी गई है, उनको यहाँ लाया गया है। और यहीं से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, मतलब कि तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और लार्जली खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उन्होंने मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं किया गया। 5 चीज़ें उन्होंने कहीं कि हो रही हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ और दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे पा रही हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान। जिनमें सबसे पहली बात 2014 का नेशनल एक्शन प्लान, उस पर अमल ना होना।
दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना, ये उन्होंने दोबारा तहरीक इंसाफ के ऊपर डाला, खुलकर डाला उन्होंने। अफगानिस्तान और भारत का मनफी किरदार के दोनों की तरफ से असलहा आता है, दोनों की तरफ से दहशतगर्द आते हैं, ये उन्होंने वजह दो बयान की। और आखिरी पांचवीं वजह उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे सियासी पुष्टपनाही और सियासी बयानियां। दोबारा से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। तो घूम घमा कर वो जो 5 चीज़ें नहीं हो रही, उसमें शुक्र खुदा का ये कि ये नहीं उन्होंने कहा कि इंडिया से जो हमले करवा रहा है वो भी इमरान खान करवा रहा है, अफगानिस्तान से जो हमले करवा रहा है वो भी इमरान खान करवा रहा है, ये नहीं कहा। बाकी पांचों चीज़ें इमरान खान पर डाल दी और इनडायरेक्टली ये भी डाल दी, क्योंकि इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि सियासी बयानियां जो बना रहे हैं इस बार इमरान खान, वो बहुत गलत बना रहे हैं। तो सारी दहशतगर्दी के जिम्मेदार इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है और लार्जली खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है। तो डीजी एसपीआर साहब ने कहा कि पहला पॉइंट तो नेशनल एक्शन प्लान का ये था कि दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा, उन पर हमला किया जाएगा, उनका कत्ल किया जाएगा, वो तो हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट था कि एक मुतफ़िका बयानिया दहशतगर्दी के खिलाफ बनाया जाएगा। मीन पूरी कौम का एक ही बयानिया होगा, उससे फ़र्क नहीं होगा, पूरी कौम दहशतगर्दी को बुरा कहेगी, लेकिन वो कहते हैं कि एक बयानिया नहीं बनाने दिया जा रहा। और बार बार एक शरपसंद ग्रुप जो है, एक शख्स इशारा कर रहे थे इमरान खान की तरफ, बार बार कहता है, और वो कहते भी नहीं कह रहे थे, पता नहीं स्कूल में इनको नहीं बताया कि जब आप भले दुश्मन के बारे में भी बात करें, जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको आप कह रहा हूँ, तुम भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको आप कह रहा हूँ, बार बार इमरान खान को तू तकार करके बात कर रहे थे। डीजी साहब, इससे आपने बड़े नहीं हो जाना, इससे सिर्फ ये नज़र आता है कि जब हवा आप में ज़्यादा भर गई, मीन प्रेशर आ गया, तो आप तू तकार पे उतर आए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक मुल्क के सबसे बड़े लीडर के बारे में। अगर आप कह के ही बात करते तो आपका ज़र्फ जो है वो छलकता ना, लेकिन छलक गया, प्रेशर में आपका ज़र्फ छलक गया। बार बार आप तू तकार इमरान खान के बारे में करते रहे, लेकिन चले, वो आपका ज़र्फ है, हम आपको आप ही कहेंगे। तो उनका कहना यह है कि एक बयानिया ना बनने की वजह सबसे बड़ी यह है कि इमरान खान बार बार कहता है कि बातचीत की जाए। ये बातचीत जो करने वाला शोशा है ये ख़राब है। उन्होंने कहा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये इससे अपनी सियासत चमकाते हैं, इसमें से ये करप्शन करते हैं। उन्होंने कहा इसमें से ये नार्कोटिक्स, टेरर क्राइम जो नेक्सस है वो इसमें से फलता फूलता है, इनकी सियासत को फ़ायदा होता है इस सारे काम से, इसलिए ये कहते हैं कि दहशतगर्दों से बातचीत करें। अच्छा, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, इमरान खान ये कहता होगा। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स रखते हैं। ये राणा सनाउल्लाह है, इनको आप ही ने बड़े चाव लाड के साथ इनकी गवर्नमेंट बनाई थी, हमारी गवर्नमेंट गिरा के। ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये क्या कह रहे हैं सुन ले। तो वो मुज़ाकरात का सिलसिला फिर आपकी हुकूमत ने बरकरार रखने का फैसला किया और इस पे भी एक बंद कमरे का इजलास हुआ। ये मुज़ाकरात का सिलसिला अब आप जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? जो टीटीपी वाले हैं, तालिबान हैं, वो सारे एक पेज पे नहीं है। ठीक है, वो सारे जो है वो ना तो सारे इस बात पे हैं कि जी हम आइन और कानून के तहत जो है वो किताबें आके हम जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहते हैं, हमें जो है वो माफ़ी दी जाए या हमारी जो सज़ा है उसमें जो है वो कमी लाई जाए। कुछ ऐसे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको वापस आने का मौका भी मिलना चाहिए। सुन लिया आपने, ये आपकी वॉच के नीचे था, ये जब आपकी गवर्नमेंट थी, मीन हमारी गवर्नमेंट गिरा के आप अपनी पार्टी की, क्योंकि आप नून लीग का हिस्सा हैं, अब हमारी गवर्नमेंट गिरा के आप अपनी गवर्नमेंट लेकर आए थे। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, हम यहाँ से आगे आपको चौधरी साहब ही कहेंगे, तो चौधरी साहब ये आपके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं कि अच्छे तालिबान के साथ बात करना ज़रूरी है, उनसे हम बात कर रहे हैं। यही नहीं, आगे चलते हैं। ये 7 जुलाई 2022 नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी का सबूत है। ट्रिब्यून, जंग समेत तमाम अखबारात के अंदर स्टोरी छपी हुई है। 7 जुलाई 2022 को ये स्टोरी छपी है, 5 जुलाई को ये सब कुछ हुआ था। मंगल के रोज़ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने बाज़ाब्ता तौर पर कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के साथ अमन मुआहदे की कोशिशों की तौसीक कर दी। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अस्करी क़यादत ने अरकाने पार्लिमान को ब्रीफिंग में बताया कि खदशा है कि टीटीपी दाश या दाइश, जो भी आपने से कहना है, खरासान के साथ हाथ मिला सकती है। सिर्फ यही नहीं, राणा सनाउल्लाह में पहले आपको सुनवा चुका, अब ज़रा मरियम औरंगज़ेब जो आप ही की लाई हुई हुकूमत की उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, वो क्या कह रही हैं आपके इस कारनामे के बारे में, सुनिए।
सवाल भी है और इसके ऊपर तफसील ये है कि आपको पता है कि 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है, जिसमें आपने कहा कि सेनेटर की अगुवाई और अभी आज एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है, उसको हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पर हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायरा कार जो है वो आईनी है और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी और दोनों अतराफ से जो कंसेंसस के साथ की जाएगी बात, और इसीलिए ये आज प्रेस रिलीज भी आई है जिसमें ये जिरगा और ये कंसल्टेशन जो है वो इस वक्त जारी है, हम उसको खैर मकदम करते हैं और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो कंक्लूड करेगी ये कमेटी भी और वो पार्लियामान और गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगी। सुन लिया आपने, लेकिन आपने आज पेशावर कोर में बैठकर माजरत के साथ झूठ बोला और ये कहा कि सिर्फ इमरान खान है जो बात करने की बात करता है, हालांकि आप लोगों ने ये बात की। और ये जो मैं आपको 7 जुलाई 2022 की बात बता रहा हूं, ये ब्रीफिंग जो दी थी ये उस वक्त के आर्मी चीफ, ये किसी SHO ने नहीं दी थी, उस वक्त के आर्मी चीफ, उस वक्त के DG ISI नदीम अंजम साहब और उस वक्त के पेशावर कोर जहां पर आप बैठे हुए हैं उसके कोर कमांडर जनरल फैज़ हमीद, जिनका आज आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी। तो आप सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आप सब लोग इसका हिस्सा थे। आप ही के इदारे ने कहा था कि बातचीत करनी है, आपके इदारे के कहने की वजह से बातचीत हो रही थी, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सिर्फ अकेला इमरान खान कह रहा है कि बातचीत करनी है। फिर आपने कहा कि इसके अंदर जो टेरर क्राइम नेक्सस है, तीसरा पॉइंट आपने कहा, बयानिए के बाद आपने कहा कि नेक्सस है, टेरर क्राइम नेक्सस है, मीन इसके अंदर से टेररिज्म होता है, क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और सियासी सरपरस्ती। फिर आपने कहा कि इसमें क्राइम होता है, मंशियात है, नार्कोटिक्स और भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, उसका भी आपने पूरे का पूरा नज़ला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर गिरा दिया। मुझे ये समझ नहीं कि क्या कस्टम जो है वो सूबाई महकमा है। मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो कस्टम जो है वो फेडरल महकमा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सूबे रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन कस्टम आपकी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट दुरुस्त काम करे, FBR दुरुस्त काम करे, तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां नहीं होंगी। वैसे आप ज़रा ये बताएंगे कि आप लोगों के अपने इस्तेमाल में नॉन कस्टम पेड कितनी गाड़ियां होती हैं? चलें, छोड़ते हैं इस बात को, लेकिन बहरहाल ये नॉन कस्टम पेड वाला काम भी आप ही की वॉच के नीचे है, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का काम नहीं है। आगे चलते, फिर आपने कहा कि काउंटर टेररिज्म जो अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, उनके अंदर सज़ाएं नहीं दी जा रही। ये आपने कहा खैबर पख्तूनख्वा में मुजरमों को सज़ाएं नहीं दी जा रही। सो जब सज़ाएं नहीं दी जा रही तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके ऊपर गौर नहीं हो रहा। ये दुनिया भरी पड़ी है हमारी बहनों अनिका निसारों, आसमा शराजियों, गरीदा फारूकियों से, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी एक बेटी, हमारी एक बहन फरजाना अली जो खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ी हैं, हालांकि जो आज DG ISPR साहब थे वो अपने साथ टाउट किस्म के सहाफ़ी लेकर गए थे इस्लामाबाद से, लेकिन फरजाना अली को वहाँ चांस मिल गया। उन्होंने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, और ऐसा सवाल पूछा कि DG ISPR पहले स्टेट बने अपने मुंह से कि मैं रियासत हूँ, पहले रियासत बने, और फिर अगले ही लम्हे इस बात से फ़रार हो गए कि हम रियासत नहीं हैं। आपको बहुत ही दिलचस्प ये दो चीज़ें दिखाते हैं। पहले ज़रा सवाल सुनिए कि जो, क्योंकि आपको सवाल इंजॉय करेंगे आप। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फरजाना अली साहबा ने क्या सवाल किया, सुनिए। सर, दो चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी है। एक तो महमूद जान साहब ने जो बात की उसी की मैं बात करना चाह रही थी। और हमारे यहाँ जो बहस होती है, तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी मरकज़ में, तो फैज़ हमीद साहब का नाम बार बार लिया जाता है कि जनाब उन्हीं की वजह से ये जो टॉक्स का प्रॉब्लम बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मेन कैरेक्टर जो था वो फैज़ हमीद था। आपने अभी जो हमें स्टैटिस्टिक दिखाए उसमें जुडिशल सिस्टम के फ्लाज में आपने कन्विक्शन रेट्स भी हमें दिखाए कि कितने, ज़ीरो ही था तकरीबन। तो कन्विक्शन तो वहाँ भी नहीं हो रही ना, डिले तो वहाँ भी है। तो यहाँ पे जुडिशल सिस्टम में फ्लाज हैं, वहाँ पे भी डिले है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल फेसेस भी आपके सामने आते हैं, वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं या उसके ऊपर, मैं अगर ख़िलाफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, तनकीद करते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि कोलैटरल डैमेज में जो लोग मारे जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत जाके उनको कंपनसेट कर रही होती है। तो पख्तूनख्वा में सवाल ये उठता है, तो फिर क्या वो टेररिस्ट थे? अगर वो टेररिस्ट थे तो फिर आप उनको कंपनसेट क्यों कर रहे हैं? तो हमारे यहाँ जो बयानिया बन नहीं रहा, आपका बयानिया इनफैक्ट फल फूल नहीं रहा, अगर मैं सीधी सीधी बात कर लूँ तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज और फिर
तालिबान से टॉक्स के जो बुनियादी किरदार हैं वो कहीं और हैं और उनके लिए कुछ हो नहीं रहा। आपने सुना फरजाना अली साहबा का सवाल, बहुत ही दिलचस्प सवाल। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने दो बातें पूछी। उन्होंने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों के ऊपर तो एतराज़ कर रहे हैं कि वो कन्विक्शन नहीं कर रही। आपने खुद भी तो जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं, साबिक DGI, उनका आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। आपने कौन सा उनकी कन्विक्शन कर दी? अगर इधर अदालतें स्लो हैं तो आप भी स्लो हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि लोग एहतजाज इसलिए नहीं करते कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मासूम लोग मरते हैं जिन्हें कोलेट्रल डैमेज कहा जाता है, लोग उनकी वजह से एहतजाज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज उसकी वजह से यहाँ पर आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने कहा फिर आप उनको कंपनसेट भी करते हैं, पैसे भी देते हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर पैसे क्यों देते हैं? उन्हें मासूम क्यों कहते हैं? शहीद क्यों कहते हैं? कंपनसेट क्यों कहते हैं करते हैं? तो उन्होंने फरजाना अली साहबा ने कहा कि माजरत के साथ आपका बयानिया बन नहीं रहा, बिक नहीं रहा। इस पर DG ISPR साहब ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया। उन्होंने कहा आपको पता है किसका ट्रायल हो रहा है, किसका कोर्ट मार्शल हो रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो साबिक DGI हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहती हैं हम जल्दबाजी में ट्रायल कर दें? क्या आप चाहती हैं कि आपकी तनकीद से डर के हम जो कानूनी लवाजमात है वो पूरे ना करें? आप चाहती हैं कि आपके प्रेशर में या आपके सवालों के प्रेशर में हम उनका जो ड्यू राइट है उनको ना दें? बहुत अच्छी बात की आपने वैसे DG ISPR साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है, इमरान खान का ट्रायल ऐसा क्यों करवाते हैं फिर? अगर आपको साबिक लेफ्टिनेंट जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत लगते हैं, जो कि हैं, साबिक DGI बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत लगते हैं जो कि हैं, लेकिन उनसे भी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान। उनका ट्रायल तो आप रात के 2-2 बजे तक चलाते हैं। उनको सजाएं तो 8 दिन में दिलवा देते हैं ट्रायल ख़त्म करके। वहाँ ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी, वहाँ रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करना, वहाँ फेयर ट्रायल नहीं करना। वो किसी सौतेली माँ का बेटा है, वो आपके अपने मुल्क का बेटा नहीं है, वो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आपके लेफ्टिनेंट जनरल के पास राइट्स हैं, भले आपकी उससे दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी है, या और कुछ नहीं है उस लेफ्टिनेंट जनरल से, और आगे आप मान भी गए, अब खुद मान गए अपने मुंह से, अगली आगे जाके वो सुनवाते हैं। लेकिन क्या उनके पास राइट नहीं है? चलें इस बात को छोड़ते हैं। आपने एक और बड़ी खूबसूरत बात कही। इस सवाल का जवाब देते हुए आपने अपने आप को रियासत डिक्लेयर कर दिया, और फिर आगे 2 ही लम्हे के बाद आप इस चीज़ से फरार हो गए और आपने कहा हम रियासत नहीं है। ये आपको सुनवाते हैं। इन्होंने कहा कि स्टेट हैज़ टू बी, इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी। ये इन्होंने क्या कहा, सुनिए। Who is being tried over here? It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. ऐसे ही तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप देखिए, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है ना उनका। तो स्टेट हैज टू बी, द इंस्टीट्यूशन हैज टू बी, द स्टेट हैज टू बी, द इंस्टीट्यूशन हैज टू बी absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process, and justice have to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. ताकि आपके डिले को, जो आपकी तनकीद है, जिस पे व्यंग्य बनाया जाता है, उसको सेटिस्फाई करने की। सुन लिया आपने? अपने आप को स्टेट कह रहे हैं, अपने आप को इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं कि हमने करेक्ट होना है, हमने मेक श्योर करना है कि तमाम प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो, हमने मेक श्योर करना है कि उनको अपने आप को राइट डिफेंड करने का पूरा राइट मिले। ये बात इन्होंने पूरी कही। अपने आप को स्टेट भी कह लिया और अपने आप को इंस्टीट्यूशन, मतलब रियासत भी कह लिया और इंस्टीट्यूशन भी कह लिया। उन्होंने कहा आपकी तनकीद की वजह से हम जल्दी नहीं कर सकते। सवाल मेरा वही है कि फिर इमरान खान को ये हकूक़ क्यों नहीं? आगे चलते हैं ज़रा। मैं यही कहूँगा कि वाह फरजाना साहबा, वाह, आपका सवाल ऐसा था कि एक ही सवाल के अंदर वो स्टेट बने भी और स्टेट से फ़रार भी हो गए। आगे DG ISPR साहब ने फ़रार होने से, स्टेट से, रियासत होने से, फ़रार होने से पहले भल सफाई गनवाई, कोरोना गनवाया। उन्होंने बताया कि हम रियासत नहीं हैं, लेकिन हम ये सारे काम करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आप कहेंगे अभी तो अपने आप को रियासत कह रहे थे। याद है ना, लौंडा लपाड़ा जी, मंसूर अली खान साहब मिलके आए थे, तो उनको कहा गया था कि आपके सामने इदारा बैठा है। और फिर बार बार DG ISPR जब सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर चलवाते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने आप को बार बार रियासत कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला ख़राब हो गया था, जवाब नहीं था, तो यहाँ पर रियासत होने से ही हमने फ़रार ले लिया। फ़रार किस तरह से लिया, ये ज़रा सुनिए। फौज जो सी है रियासत का एक इदारा है। आपके आइन के मुताबिक, आर्टिकल 7 के मुताबिक, रियासत जो सी है वो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है। ये है रियासत। ये जो आपकी रियासत है, इसका एक बहुत अहम, एक इदारा फौज है, बहुत अहम इदारा है, लेकिन इट इज वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। रियासत जो सी है वो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपकी सियासी पार्टियां बनाती है। जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो रियासत बन जाती है। उस वक्त वो रियासत थी, लेकिन वो जो रियासत है बनाती सियासतदान है। फौज का उस रियासत के साथ एक सरकारी ताल्लुक होता है, कोई जाती ताल्लुक नहीं होता, कोई सियासी ताल्लुक नहीं होता। ये जो आपकी फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है, इसमें शिया भी है, सुन्नी भी है, इसमें पंजाबी भी है, पख्तून भी है। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा हम रियासत नहीं है, हम तो बस रियासत का एक डिपार्टमेंट है, हम तो रियासत नहीं है।
हम तो मासूम से लोग हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये तो दूसरों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने क्रेडिट ले लिया सारी चीज़ों का, भल सफाई का, कोरोना का, सबका, और पहले अपने आप को रियासत भी कह दिया, लेकिन इस पर दाद बनती है। वाह फरजाना साहबा वाह, मैं यही कह सकता हूँ कि क्या सवाल पूछा कि एक ही सवाल के अंदर आपने डीजी आईएसपीआर को चारों शाने चित किया। उनके अपने मुंह से आपने कहलवाया कि वो रियासत हैं, और उनके अपने मुंह से कहलवाया कि वो रियासत नहीं है। ये मेरा ख्याल है विद इन 2 मिनट्स टाइम के अंदर डीजी आईएसपीआर साहब ने पलटा खाया और 2 मुख्तलिफ पोजीशंस चुनी। आगे उन्होंने कहा कि अगर फर्द वाहिद समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा कि कोर्ट मार्शल की वजह क्या है ये आपको पता है? फैज़ का तल्लक सियासत से था, मतलब कि इमरान खान के साथ था। यहाँ फिर उन्होंने तू तकार की, तू करके इमरान खान साहब का जिक्र किया इस जुमले में, फिर बदतमीज़ी थी। थोड़ा सा वो दिखा रहे थे कि जब वो प्रेशर में हो तो वो तमीज़ का दामन छोड़ बैठते हैं, मैं यही कह सकता हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि कोर्ट मार्शल वजह है क्योंकि वो जो बैठा था, इमरान खान का जिक्र कर रहे, वो जो बैठा था, नाम नहीं ले रहे थे, वो जो बैठा था वो उससे सियासी ताल्लुक बना लिया था। ये हम रियासत नहीं है, हमारा सरकारी ताल्लुक है, लेकिन वो जो बैठा था, जो रियासत था उस वक्त, उससे सरकारी ताल्लुक बना लिया था। और अगर फ़र्द वाहिद समझता है कि उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं है, ये डीजी आईएसपीआर का कहना है। आगे उन्होंने जो अगला पॉइंट दिया वो कहा कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 3200 पुलिस अफसरान हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, मीन उनकी नफरी सिर्फ 3200 है। उन्होंने कहा कि इसको क्यों नहीं बढ़ाया, ये गवर्नेंस नहीं अच्छी हो रही, इसको नहीं बढ़ाया। आगे उन्होंने दूसरे सूबों की भी बात की, लेकिन चले इसी पर बात कर लेते हैं। इसकी बात सबसे पहले तो आपसे ये है कि हजूर, ये जो 3200 है, ठीक है, तादाद कम है क्योंकि रिसोर्सेज कम है खैबर पख्तूनख्वा के पास, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पुलिस वाले भर्ती कर लेंगे, और फ़ौज भी तो हमारी है, उसको भी तो ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान ही तनख्वाह देता है, सब कुछ देता है। तो अगर पुलिस कम है और उसकी जगह पर हमारे पास फ़ौज ज़्यादा है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अगर वो इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन चलें, पुलिस भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या यही पुलिस नहीं थी जो आपके खिलाफ हड़ताल करती थी, जो कहती थी कि यहाँ से मिलिट्री जाएगी तो हम अपनी ड्यूटीज़ ठीक कर सकेंगे? क्या 2 से 3 अजला के अंदर इसी पुलिस ने हड़तालें नहीं की? क्या इसी पुलिस ने नहीं कहा कि आप दहशतगर्दों को छुड़वा के ले जाते हैं, कहते हैं ये गुड तालिबान है, इनकी हमें ज़रूरत है? इस पर क्या आपके मनपसंद चीफ मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट्स भी नहीं दी थी कि हम गुड तालिबान और बैड तालिबान को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते? आपका नाम लेके कि फ़ौज को अब, फ़ौजी की आदत को अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है, हमारे जो हुकूमती मशीनरी है उसको सूबे में काम करने दें। उस वक्त आपको ये सब कुछ याद क्यों नहीं था? तब आप खामोश क्यों थे? आगे चलते हैं ज़रा। फिर उन्होंने कहा कि जो महाजरीन हैं उनको वापस भेजना, ये भी बयानिया बनाया गया। अच्छा, आप ये एक स्टोरी देख लीजिए, लंबी बात नहीं करता। 10 अरब में नदीम अंजम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये दौरा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान का, और ये स्टोरी लगी हुई है कि 10 अरब रुपए का तालिबान ने मांगे, बल्कि साफ़ी ने आज आपसे सवाल किया कि आपने 10 अरब ऑफ़र किए तो आपने उसको इनकार नहीं किया, डिनाई नहीं किया, जिसका मतलब ये कि आपने